मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको अभी मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बताया था कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब इसी में अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करें तो क्या किसी चालक में धारा उत्पन्न हो सकती है, इसके विषय में अब पढ़ेंगे। तो ये प्रभाव जो कहलाता है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने पर उत्पन्न धारा, वो कहलाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रभाव। इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं उसकी दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा संख्या द्वारा प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पे अब आ जाएगा चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा। अगर आपसे पूछी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से उसके लंबवत गुजरने वाले संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या ही उस तल का चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए ये मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र हो गया और इसमें से ये चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, लंबवत होती हैं, और इनकी संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर हम इसका फॉर्मूला निकालें तो हम मान लेते हैं इस तल का जो क्षेत्रफल है वो ए है और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितनी प्रबलता का है, बी प्रबलता के चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत इसको रखा गया। ये जो दिखा रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये तल है, यहाँ चित्र में ठीक से नहीं दिख रहा है लेकिन इसमें 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा फाई बराबर बी ए। फाई को कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स, बी हो गया चुंबकीय क्षेत्र और ए हो गया तल का क्षेत्रफल। तो ये सूत्र हो गया चुंबकीय फ्लक्स। किसी भी तल से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। और यदि तल को अभिलंबवत यानी 90 डिग्री पर न रखकर चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा जाए तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान जो हो जाएगा फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। ये हो गया आपका अगर एंगल बनाते हुए तल को रखा जाए। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब इसका मात्रक हो गया, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर अथवा न्यूटन एम्पियर होता है। अब इसी पर आधारित हम इस फॉर्मूले पर आधारित सवाल एक बता रही हूँ आपको कि 0.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली तार की एक कुंडली को 2 × 10⁻² न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, ए हो गया क्षेत्रफल 0.5 मीटर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र बी का मान है 2 × 10⁻² और फाई का मान यहाँ पर निकालना है। तो फाई बराबर बी ए 0.5 × 2 × 10⁻², इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो गया 1.0 × 10⁻² वेबर। तो ये चुंबकीय फ्लक्स जो उत्पन्न होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित बल रेखाओं की संख्या को हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। अब है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रारंभिक ज्ञान कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और किस प्रकार उत्पन्न हुआ। तो इसकी प्रेरणा मिली फैराडे वैज्ञानिक ने किया था, लेकिन उन्हें प्रेरणा मिली थी ऑस्टेट के प्रयोग से कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो फैराडे ने इसका उल्टा सोचा कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है, और इसके लिए उन्होंने अनेक प्रयोग किए और उन प्रयोगों से निष्कर्ष निकाला कि यदि बंद परिपथ में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है और इस उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा और उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं और इस प्रक्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल वर्ड क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि ये चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ, यानी प्रेरणा के कारण ही उत्पन्न हुआ, इसलिए इस धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं और प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब इसके लिए जो फैराडे ने प्रयोग किया कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग, उन्होंने अपने 2 प्रयोग किए और उन्हीं के आधार पर फिर 2 नियम भी दिए। तो पहले हम प्रयोग समझ लेते हैं कि किस तरह उन्होंने प्रयोग किया। तो पहला प्रयोग उन्होंने किया कि उन्होंने एक कुंडली ली
और उसको एक गैल्वेनोमीटर, जिसे कि हम कहते हैं धारा मापी, इसमें धारा प्रवाहित नहीं की जाती है। इसमें क्या होता है, अगर किसी सर्किट में धारा प्रवाहित होगी तो इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। एमीटर का काम है धारा का माप ज्ञात करना, लेकिन धारा मापी किसी परिपथ में बिना सेल के अगर धारा उत्पन्न हो रही है तो उसका ज्ञान इसके द्वारा होता है। तो उन्होंने एक कुंडली ली और उसको एक गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी से जोड़ दिया और एक क्षण चुंबक लिया, क्योंकि चुंबक के द्वारा ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसलिए उन्होंने एक चुंबक लिया नॉर्थ और साउथ पोल, और इसके आधार पर, इसकी गति के आधार पर उन्होंने अपने प्रयोग को सिद्ध किया। देखिए पहली स्थिति में क्या है कि चुंबक जो है वो स्थिर है, तो धारा मापी में देखिए कोई भी विक्षेप नहीं हो रहा है। दूसरी स्थिति में क्या करा उन्होंने कि जो चुंबक है उसको हम कुंडली की तरफ ला रहे हैं, तो धारा मापी में देखिए अब विक्षेप हो गया, इसकी सुई जो है वो दाईं तरफ को विक्षेपित हो जा रही है। और देखिए इसमें एक धारा प्रवाहित, इसकी दिशा भी दिखाई दे रही है। ये दिशा कैसी है, वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के घूमने की उल्टी दिशा में धारा उत्पन्न हो रही है। कि जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली की ओर गतिशील करते हैं तो धारा मापी में दाईं ओर विक्षेप हो जाता है और परिपथ में वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होती है। अब तीसरी स्थिति में उन्होंने क्या करा कि चुंबक को जो है वो कुंडली से दूर ले जा रहे हैं, तो फिर से धारा मापी में विक्षेप हुआ, लेकिन दूसरी स्थिति के उल्टी दिशा में, यानी बाईं तरफ इस समय विक्षेप हो रहा है। कि इस स्थिति में चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली से दूर ले जाया जाता है तो धारा मापी की बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है और धारा मापी में दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होने लगी। देखिए ये धारा की दिशा ऐसे घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में हो रही है, तो उसमें दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। तो इन्हीं 3 प्रयोगों से उन्होंने निष्कर्ष निकाला। पहली स्थिति में जबकि चुंबक स्थिर है तो धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं हुआ। दूसरी स्थिति में जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाए तो धारा मापी में वामावर्त दिशा में धारा उत्पन्न हुई, और जब दूर ले जा रहे हैं तो दक्षिणावर्त दिशा में धारा उत्पन्न हुई। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है और यही घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। देखिए यहाँ पे कहीं पर भी आपका एमीटर नहीं लगा है, सेल नहीं लगा हुआ है, विद्युत सेल से द्वारा ही धारा प्रवाहित होती है, लेकिन यहाँ पे इस परिपथ में बिना सेल के धारा देखिए प्रवाहित हो रही है। तो इसको किस कारण से हुई, कुंडली और चुंबक की गति के कारण। हम कुंडली को भी गतिशील कर सकते हैं, चुंबक स्थिर रख सकते हैं। कुंडली स्थिर है तो चुंबक को हमने गतिशील कर लिया। अब दूसरा प्रयोग उन्होंने क्या करा कि एक कुंडली की जगह 2 कुंडलियों को पास पास रख दिया और फिर एक कुंडली में तो उन्होंने विद्युत सेल के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करी, लेकिन दूसरी कुंडली में भी पहली कुंडली के प्रभाव के कारण विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो द्वितीय प्रयोग में उन्होंने लिया 2 भिन्न कुंडलियों को पास पास रखा और इस प्रयोग में कुंडली जो थी वो स्थिर थी, यानी ना ये गतिशील है ना दूसरी कुंडली। पहली कुंडली को इन्होंने कहा प्राथमिक कुंडली और दूसरी कुंडली को कहा द्वितीयक कुंडली। पहली कुंडली में इन्होंने सेल लगाया और एक कुंजी लगाई जिसके द्वारा कुंडली में धारा प्रवाहित की गई। जब कुंडली में धारा प्रवाहित हुई तो पहले भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि अगर किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरी कुंडली में कौन सी धारा उत्पन्न होगी, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है और बहुत कम समय में धारा 0 से अधिकतम हो जाती है, अर्थात प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन हो जाता है और तब इससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार द्वितीयक कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी परिवर्तित हो जाती हैं, यानी फ्लक्स परिवर्तन हो गया और इस कारण से द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और यह घटना ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है।
तो फैराडे ने अपने 2 प्रयोग करे और इन्हीं दोनों प्रयोगों के आधार पर उन्होंने 2 नियम दिए। जो आपका मेन सिलेबस में है वो फैराडे के ये दोनों नियम है। पहला नियम है, इनमें ये नियम आपको पेपर में आते भी हैं कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए। तो पहला नियम है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी तक रहता है जब तक कि कुंडली में बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यदि कुंडली बंद है तो उसमें एक धारा भी प्रेरित होती है। यानी ये सब घटना कब तक उत्पन्न और जारी रहेगी, जब तक कि फ्लक्स यानी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता रहेगा। जैसे कि हम पास लाएंगे तो बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी और जैसे ही चुंबक को हम दूर ले जाएंगे तो बल रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी। तो फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने के कारण ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और प्रेरित विद्युत धारा भी इसी कारण से उत्पन्न होगी। दूसरा नियम उन्होंने अपने दूसरे प्रयोग से दिया कि यदि कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उससे बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। कि हम मान लेते हैं कुंडली का प्रारंभिक फ्लक्स है φ1 और t समय पश्चात उसका मान बदलकर φ2 हो जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E अनुक्रमानुपाती फ्लक्स परिवर्तन बटे समय φ2 माइनस φ1 अपॉन t। हम इसी को उल्टा कर दें कि φ1 माइनस φ2 अपॉन t कर दें तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया है तो ये हो गया φ1 माइनस φ2। तो माइनस को हमने ये इसका मात्रक हो गया वेबर बटे सेकेंड। अगर हम यहाँ पर k का मान 1 रख दें और यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो इसका फॉर्मूला आ गया माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा यहाँ जो दिखाता है वो क्या दिखाता है, जिस संख्या के साथ लगा है उसमें परिवर्तन, यानी ये 2 संख्याओं के अंतर को प्रदर्शित करता है। तो फाई फ्लक्स में परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा, टी जो है सेकेंड है तो यानी समय है, समय में परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा, यानी t1 माइनस t2 या t2 माइनस t1 होगा। इसी तरह φ1 माइनस φ2 या φ2 माइनस φ1 होगा। तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। दाएं हाथ का नियम बिल्कुल बाएं हाथ के नियम की तरह ही है कि आप राइट हैंड के 3 फिंगर्स को, एक अंगूठे और 2 फिंगर्स को इस तरह फैलाएं कि तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। तो वो आपका क्या दिखाएगा, जो अंगूठा है वो गति को दिखाएगा यानी चुंबक की गति को दिखाएगा और जो आपकी उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र, पहली उंगली है जो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी और जो दूसरी उंगली है वो किसको दिखाएगी, कुंडली में उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा को दिखाएगी। तो इसमें हम किसी भी कुंडली से बद्ध प्रेरित धारा या प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करना है तो हम कौन से नियम का प्रयोग करेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे पास वाली दोनों उंगलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो, तर्जनी यानी पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो दूसरे मध्यमा यानी दूसरी उंगली जो है वो चालक में प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाएगी। तो ये हो गया आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे द्वारा दिए गए नियम। अब इसी पे आधारित सवाल आता है कि यदि 100 चक्रों की एक तार की कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में 2 सेकंड में 15 वेबर की वृद्धि होती है तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होगा। यहाँ पे देखिए फेरों की संख्या कितनी है, 100, समय कितना दिया है 2 सेकंड और फ्लक्स परिवर्तन यानी कितना हो रहा है 15 वेबर, यानी डेल्टा फाई बराबर कितना दिया है 15 वेबर। ई का मान निकालना है, फॉर्मूला लिखिए माइनस n अपॉन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी माइनस 100। अब यहाँ पे देखिए इस माइनस को हटाने के लिए ई को 2 बार के बीच में रख देते हैं तो जो भी मान आएगा वो माइनस का साइन हट करके क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आपको इससे संबद्ध जो फॉर्मूला है उससे इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये 4 नंबर में न्यूमेरिकल आता है, या तो नियम पूछा जाएगा या न्यूमेरिकल आते हैं।